हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब ठीक ही होंगे। तो कमेंट आया था मुझे नागमंडला के ऊपर नोट्स के लिए। सो इस पे मैं ऑलरेडी समरी अपलोड कर चुकी हूँ विथ इंट्रो। सो आज मैं नोट्स लेके आई हूँ जितना मेरे पास था। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर कोई मतलब हैंड राइटिंग अगर समझ में ना आए, कोई स्पेलिंग समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप वहाँ पे टाइम और सॉरी सेकंड और टाइम या फिर वर्ड कुछ भी हो आप वहाँ पे हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है मैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन द नाग मंडला। सो आप लोगों को पता है जो प्ले है जो फुल मैथोलॉजी पे डिपेंड है, ठीक है। ऐसे रियल में कुछ नहीं होता, इन लोगों की कहावतें होती है, मान्यताएं होती है, ऐसे होती थी एक्चुअली, अब भी है। इवन साउथ इंडिया में जाएंगे तो अभी भी है। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इन दिस प्ले ऑथर हाईलाइट्स द चेंजेस occurring in Indian society and mentality. The play based on the oral tales. सो ये प्ले है जो ओरल टेल्स है, क्योंकि जो हमारे है ऑथर हैं उनका कहना है कि ये जो स्टोरी है बच्चों को कहा जाता है खाना खिलाते समय जब वो नहीं खाते, या फिर सोते समय, या फिर जब औरतें एक जगह पे इकट्ठा होती है गॉसिप करने के लिए, उस टाइम औरतें अपना एक करती है, मतलब बड़प्पन दिखाने के लिए कि हाँ मुझे इतना पता है, ये पता है, ऐसे होता था वैसे होता था, उसके लिए स्टोरीज बताती है ऐसे वैसे, ठीक है। सेकेंड प्ले, द प्ले नाग मंडला इज लेबल्ड एज स्टोरी थिएटर एज इट्स एक्शन आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज। ये अपने मतलब ट्रेडिशन के ऊपर है, अपने कल्चर के ऊपर है, ठीक है। और स्टोरी थिएटर लाइक इसे स्टोरी टेलिंग भी कहा जाएगा, क्योंकि ये स्टोरी बताते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर जो पहले होता था, पहले लोग मानते थे श्राप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, और पहले लग भी जाती थी। ये सच है कि पहले लग भी जाती थी, किसी ने कुछ कह दिया आपको कस या फिर कुछ भी, तो आपको लग जाती थी। लेकिन अब जो हम कंटेम्प्रेरी में एरा में जी रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस प्ले कैन बी ऑब्जर्व दैट इट रियली इज़ अ मैश ऑफ मैनी स्टोरीज। जिन्होंने प्ले पढ़ा है उन्हें पता होगा, इसमें स्टोरी विद इन स्टोरी है, स्टोरी के अंदर स्टोरी है। एक फ्लेम ये स्टोरी बताती है, दूसरा ये बताती है। और एक्चुअली वो जो टेम्पल में मिलती है तो आप अपने घर के अपने मालिक के बारे में स्टोरी बताती है, स्टोरी के अंदर स्टोरी है, ठीक है। और 4 डिफरेंट नरेटिव लेवल मेक्स अप द स्टोरी ऑफ द प्ले। इसमें 4 डिफरेंट नरेटिव लेवल है, ठीक है। और जो एक पूरा प्ले बनाती है, फर्स्ट क्या है, first narrative level is that the flame story about the playwright who has the stay awake for the whole night in the temple to let the curse pass. So जो प्ले राइटर रहता है उसमें, ठीक है, जो प्ले राइटर रहता है जो स्टोरी लिखता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑडियंस रोते हैं, बहुत सारे जो सही नहीं है वो भी दिखाता है अपने प्ले में, और जिसकी वजह से लोग उसे श्राप देते हैं कि ऐसे प्ले बनाते हो, हमें रुलाते हो, ये करते वो करते हो। तो वही अपना जो श्राप मिटाने के लिए उसे ना पूरी रात जागना होता है, ठीक है। अगर सो गया तो मर गया, ठीक है। उसका डायलॉग है, देखिए यहाँ पे मैं उसका डायलॉग एक करके लाई हूँ, मतलब आप लोगों के लिए मे बी हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए, आई मे बी डेड विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। सो ये कौन कहता है, जो टेम्पल में आदमी रहता है, प्ले राइट है ना, जो स्टोरी लिखता है, प्ले लिखता है, और वो परफॉर्म थिएटर में, मतलब कि एक वहाँ पे ऑडियंस को दिखाता भी है, जो ऑडियंस बहुत रोते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी स्टोरीज देख के। तो उन्हें उस श्राप की वजह से वो मंदिर में बैठा रहता है। और सेकेंड एंड थर्ड नरेटिव लेवल इज वैन that the author or narrator meets the host of the giggling flames, each one carrying her own story becomes the second story. So इसमें जो सेकंड लेवल है वो ये है कि जो प्ले राइटर रहता है, जो मंदिर में बैठा रहता है पहले से ही, वो जो सब फ्लेम्स को हंसते गिगलिंग करते देखता है, ठीक है। और ईच फ्लेम्स मतलब हर एक फ्लेम अब अपनी स्टोरी के साथ रहती है, ठीक है। कोई मतलब ऐसे नहीं आता, अब अपने ओनर के बारे में बताते हैं, घर के मालिक के बारे में, या फिर उनकी स्टोरी बताता है। सबके पास अपनी स्टोरी रहता है, जो सब मिला के कुछ और ही स्टोरी बना देते हैं, ठीक है। On the third level, we find a tale by flames who want to be forgiven for arriving late to the hosting place. और जो
थर्ड नरेटिव लेवल है जो एक फ्लेम सबसे लेट आती है, उससे बाद में कुछ मतलब बोलते हैं सब इतना लेट आई क्यों आई, क्या हुआ, तो बाद में उसे माफ़ किया जाता है, थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि उसकी मालकिन नहीं सोती है जल्दी, ऐसे ही कुछ स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। और जो दो लास्ट है फोर्थ लेवल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी वही इस मतलब उसी लेवल की वजह से पूरी स्टोरी बनी है, ठीक है। द फोर्थ लेवल इज द स्टोरी ऑफ रानी, द लेडी हु बॉर्न आउट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द ओल्ड हैग्स माउथ, ठीक है। जो इस फोर्थ स्टोरी है वो रानी के ऊपर है, राइट। जो मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, अपन्ना, करुदवा का पन्ना, ठीक है। एंड द इम्पॉर्टेंट कौन है, वो द कोबरा, राइट। नागा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर वो भी है एक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन, स्नेक इज इमेज ऑफ वाइटल एनर्जी ऑफ द कॉस्मोस दैट सिंबलाइजेस फर्टिलिटी एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। सो इंडियन ट्रेडिशन इवन किसमें, हिंदू कल्चर में स्नेक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि थोड़ों का मानना है कि ये जो पूरी पृथ्वी है स्नेक पे ही डिपेंड है, वही हैंडल करता है। और और मतलब बहुत कुछ बहुत ज़्यादा। और हमारे मतलब हिंदू कल्चर में ये भी होता है कि स्पेशल डे होता है, जैसे कि नाग पंचमी हो गया, राइट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है स्नेक को। आगे बढ़ते हैं। Thus, the play Nagamandala, when viewed from the philosophical and mythological point of view, the cobra has given her chance to choose and achieve liberation, and it causes Rani's integration at different levels: the physical, the emotional, the spiritual, and the intellectual. हाँ, तो इसमें कोबरा ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसे चांस दिया गया अपने हिसाब से, कुछ कैरेक्टर मतलब कुछ भी चूज कर सकता है। फर्स्ट फिजिकल, फिजिकल में क्या होता है, जैसे कि वो अपन्ना का रूप धारण कर लेता है, राइट। ऐसे कोई कैरेक्टर नहीं करता एक्चुअली, लेकिन वो कर लेता है। फिजिकल मतलब इसका हमारा अपन्ना का कैरेक्टर मतलब अपन्ना का रूप धारण कर लेता है। इमोशनल, रानी के साथ तो इमोशनली अटैच हो जाता है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल हम वहाँ पे देखते हैं जहाँ के रानी को कहा जाता है कि एंट होल में हाथ डालो, उसमें सांप रहता है, अगर उसने काट लिया तो मतलब तुम हो, तुम प्योर नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है क्या, अगर हम किसी के सांप के बिल में हाथ डाले और हमें काटे ना, ऐसे ही छोड़ दे, नहीं होता है। लेकिन रानी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि स्पिरिचुअल है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है। किसमें, कोबरा में, नागा में कुछ ना कुछ एनर्जी है। वो जब भी हाथ मतलब जब हाथ डालती है सांप के बिल में, तो वो उसे हार की तरह गले में लपेट लेता है, ठीक है। जैसे कि शंकर जी के गले में रहता है, वैसे रानी के गले में वो भी आ जाता है। और इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब वो होशियारी के साथ मतलब कहता है कि मतलब वो दिमाग लगाता है एक्चुअली। रानी तो पहले डरती है कि नहीं मैं नहीं डालूंगी हाथ, ये वो, लेकिन कोबरा उसे समझाता है कि नहीं मैं नहीं काटूंगा, ये वो वगैरह। और लास्ट में वो जाके उसके बालों में मरता है एंडिंग पॉइंट में, ठीक है। सो ये बस नागा को ही ये चांस दिया गया है कि वो अपने हिसाब से रूप रंग सब कुछ बदल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेटिंग इन द हिंदू टेम्पल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल यूनिवर्स ऑफ द कॉस्मस मंडला। ओके, तो इसका सेटिंग अब हिंदू टेम्पल में है, वो भी टूटा हुआ टेम्पल है, ठीक है। और इस रिप्रेजेंटेशन द होल यूनिवर्स ऑफ द कॉस्मस मंडला। नेक्स्ट है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ओके, तो इस प्ले में कौन कौन से सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और क्या क्या है वो कवर करेंगे अब। So, supernatural element play the vital role in Nagmandala. There is always some magical power in specific roots according to traditional beliefs. So, यहाँ पे बात आई है रूट्स की। So, आपको पता है वो जो ओल्ड लेडी रहती है रानी को 3 रूट्स देती है, राइट। उसमें कुछ ना कुछ मैजिकल पावर रहता है। और एक ट्रेडिशनल बिलीफ है, पहले के सच्ची में ऐसे आते थे साधु सब आते थे मतलब दरवाजे पे, और कुछ जो भी प्रॉब्लम है बताते थे, उसके बाद वो कुछ जड़ी बूटियाँ देते थे, राइट। तो वही है। और एक्चुअली पहले होता भी था, और वो जो बताते तो सही रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब सब ढोंगी बाबा सब रहते हैं, झूठ मूठ का पैसा ऐंठते हैं। लेकिन पहले तो पैसा भी नहीं लेते थे, बस कुछ घर में खाने का हो, जैसे कि कुछ भी अनाज वगैरह वो लेके चले जाते थे, ठीक है। सो ये ट्रेडिशनल बिलीफ है। देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो करुदवा गिव्स रानी द मैजिकल रूट्स, बट द रूट्स इज कंज्यूम बाय द किंग कोबरा विच रिजल्ट्स इन वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द प्ले। हाँ, जो बूढ़ी लेडी जिसका नाम कुरुदवा रहता है,
और रानी को 3 मैजिकल रूट्स देती है, लेकिन जो फाइनल जो लास्ट नहीं 2 देती है एक्चुअली। फर्स्ट वो अपने आप को मतलब जब उसकी शादी नहीं हो रही होती है तो अब खुद के लिए यूज़ करती है, और 2 उसे देती है, लेकिन जो रहता है ना लास्ट वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला, वो अपन्ना को ना नहीं दे पाती है डर से, ठीक है। वो जाके उस नाग के बिल में वो जो करी बनाती है और नाग के बिल में फेंक आती है, और वो जो करी है वो नाग खा लेता है और रानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और यही स्टोरी जब वो रूट कौन कंज्यूम करता है, किंग कोबरा कंज्यूम करता है। यही ट्विस्ट एंड टर्न लेके आता है प्ले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनदर बिलीफ इज दैट द कोबरा हैज़ डिवाइन पावर एंड इट कैन एज्यूम एनी फॉर्म इट डिज़ायर। जैसे कि मैं बताई हूँ, उसमें डिवाइन पावर रहते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अपनी मतलब अपना रूप चेंज कर सकता है, देन रानी को सेव कर सकता है, देन बहुत कुछ, ठीक है। आगे in the play, Naga takes the form of Apanna. With his supernatural power, Naga saves Rani from her pitiable and dangerous plight, prove her chastity. ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो किसका अपन्ना का रूप धारण कर लेता है, और ये बिना सुपर नेचुरल पावर से नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ है, सुपर नेचुरल पावर तो है उसमें, ठीक है। नहीं तो ऐसे कोई भी ऐरे गहरे सांप आके किसी का रूप धारण नहीं कर लेता है। बस हम लोग टीवी में देखते हैं इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नागिन, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर है, इसलिए वो रानी को बचाता भी है बहुत बड़ी डेंजर से, ठीक है, जब उसकी चेस्टिटी पे सवाल आता है तो। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। गिरीश कर्नाड यूजेस अ मैजिकल फोक टेल टू रिवील्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसमें बताता है, मतलब इस स्टोरी में भी बताएगा कि इफ़ मैरिड वुमन की लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, वो सब कुछ करो लेकिन फिर भी उस पर सब उंगलियां उठाते हैं, ठीक है। देखिए आगे पॉइंट में कवर करी हूँ उसी इस पे। Man woman intimate relationship. The question of chastity being imposed on married women while their husband have a merry-go-round with another other woman outside the wedlock. मतलब ये तो मैरिड वुमन रहती है रानी एक्चुअली, सो ये तो घर में ही रहती है, राइट, ये घर में ही रहती है। अपन ना सब जगह घूमता है, ओके। उसकी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलता है, लेकिन क्वेश्चन किस पे उठता है, रानी पे उठता है, ठीक है। लेकिन मतलब औरतें कुछ भी कर ले, कितनी भी प्योर रह ले, लेकिन और हस्बैंड उनके कितने भी अफेयर्स रख ले, कितनी भी लड़कियों के साथ घूमे शादीशुदा होकर भी, तो उस पर उन पर कोई सवाल नहीं करते। लेकिन रानी को आप देखिए इस प्ले में कितना ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सब लोगों के सामने, ये वो बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती है, लेकिन अपन्ना के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे the sun, lightning, funeral pyre, and so many other potent and hidden meanings make this play a very complex play. So last में, लेकिन अपन्ना को तो नहीं पता होता है ना, अपन्ना बाद में जब कौन हमारे कोबरा जो रहते हैं नागा, जो उसे बचाते हैं रानी को, और सब उसे भगवान मानने लगते हैं, किसे, रानी को देवी। तो अपन्ना उसे एक्सेप्ट कर लेता है, इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। और रानी जब उस नागा का डेथ होता है उसके बालों में, तो कहते हैं कि उनका जो बेटा होता है सन, एक्चुअली नाग का रहता है, तो वही अपन्ना से कहती है कि इसकी जो अंतिम क्रिया है, अंतिम संस्कार, मुखाग्नि, हमारा मेंशन किया गया प्ले में, मुखाग्नि वो कौन देगा, इनका बेटा देगा, ठीक है। और अपन्ना एक्सेप्ट कर लेता है, इजीली मान जाता है, ठीक है। और इसे इस प्ले को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ठीक है। अपन्ना को एक्चुअली कुछ मालूम नहीं रहता है, कुछ भी नहीं, वो तो उसे भगवान मानता है, सब जो बोलती है वैसा करता है, ठीक है। और इसी का फ़ायदा उठाती है और बोलती है कि हमारा बेटा उसे मुखाग्नि देगा, और और यही थिंग इस प्ले को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। इसमें थीम्स देखिए कौन कौन से हैं, लव, मैरिज, सेक्स, मदरहुड। और देखिए इसमें ये बहुत इजी वंस है, जिन्होंने प्ले पढ़ा होगा उन्हें इजीली ये इस पे 10-15 लाइन तो इजीली लिख लेंगे, ठीक है। और प्ले में से कुछ कोटेशंस भी डाल सकते हैं। मैं लव एंड मैरिज पे बता रही हूँ कि Kannad's treatment for love and marriage falls within the jurisdiction of Indian culture. In Indian society, marriage is arranged by the parents and provides an opportunity for love, sex, and motherhood for the first time in life. ओके, इंडियन कल्चर में यही होता है कि अरेंज मैरिज, ओके, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं किससे शादी होगी, किससे नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा, ओके। और आफ्टर शादी ही, मतलब शादी के बाद ही सब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे लव, सेक्स, एंड फाइनल स्टेज है जो मदरहुड, ठीक है।
इसमें सब कुछ दिखाया गया है, सब कुछ, ठीक है। लव भी दिखाया गया है, लव बिटवीन कोब्रा एंड रानी, सेक्स भी दिखाया गया है, मदरहुड मदरहुड दो दो टाइम दिखाया गया है। एक करुधवा और कपन्ना, दोनों माँ बेटे रहते हैं, ठीक है। जो उसकी माँ अंधी रहती है और बेटा उसे सपोर्ट करता है, सब जगह उसे डायरेक्शन करता है, राइट। और जब वो मिस हो जाने, मतलब मिसिंग हो जाने के बाद करुधवा बहुत बेचैन हो जाती है और बेटों को ढूंढती है। और सेकंड मदरहुड कहाँ पे, रानी का, राइट, लास्ट में दिखाया गया है अपने बेटे को कैसे केयर करती है और मुखाग्नि के लिए कैसे अपन्ना को कहती है, ठीक है। बस मेरे पास इतना ही नोट्स थे और आई होप आप लोगों को यूज़फुल लगेगा ये नोट्स। सो बस इतना ही। और प्लीज़ 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 कोई भी मतलब हैंड राइटिंग अगर ना समझे, स्पेलिंग ना समझे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और किसी भी नॉवेल प्ले पे नोट्स चाहिए या फिर समरी चाहिए, डिटेल चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। थैंक यू।